हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो कहानी शुरू करते हैं और कहानी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। विक्रम कुछ देर चुप रहकर बोला, मुझसे शादी करोगी या फिर नहीं? आरू अपना हाथ आगे करके बोली, पहले प्रॉमिस तो कीजिए जो मैंने कहा, और बाद में मुझे इस बारे में कोई शिकायत नहीं चाहिए। विक्रम आरू के हाथ को देखते हुए उसके हाथ में हाथ रख कर बोला, आई प्रॉमिस। मैं कभी तुम्हें नहीं डांटूंगा, तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगा, लेकिन पति की तरह हक जताऊंगा। तुम्हें कहीं भी आने जाने की आज़ादी है, लेकिन मुझे एक बार इन्फॉर्म करना होगा। मैं तुम्हें साल में 6 बार तुम्हारे अप्पा और बाकी लोगों से मिलवाने ले चलूँगा। बाकी वो लोग मिलने आएंगे, वो बात अलग है। आरू विक्रम की बात पर बोली, और मेरी स्टडी जो मुंबई में है उसका क्या? विक्रम आरू को देखते हुए बोला, मेरे पापा इंदौर में रहते हैं, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, तो तुम्हारी सारी स्टडी मुझे इंदौर ट्रांसफ़र करवानी पड़ेगी। आरू कन्फ्यूजन में विक्रम को देखते हुए बोली, अगर आपके पापा हैं तो वो यहाँ पर क्यों नहीं आए हैं? कहीं आप बिना उन्हें बताया चुपके से मुझसे शादी तो नहीं कर रहे हो ना? आरू ने अपनी आईब्रो उचका कर कहा। विक्रम आरू की बात पर जल्दी से बोला, नहीं, उन्हें पता है वो शुगर पेशेंट है ना, इसलिए ज़्यादा ट्रेवल नहीं करते, वरना उनके बीपी गिर जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। कुछ चीज़ें और हैं जो तुम्हें आगे पता चलेगा। आरू विक्रम की तरफ देखते हुए कुछ देर चुप रहकर बोली, और आपकी माँ? विक्रम आरू की बात पर बोला, मैं उनका अस्तित्व नहीं छुपाऊंगा, वो है लेकिन नहीं भी है। आरू कंफ्यूज होकर बोली, आप कहना क्या चाहते हो? विक्रम आरू को जवाब देते हुए बोला, मेरे पापा और उनका तलाक नहीं हुआ है, लेकिन वो फिर भी मेरे नाना जी के घर रहती है। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो इंदौर नहीं आती। आरू विक्रम की बात पर अपना सिर हिला देती है तो विक्रम कहता है, सारे डाउट क्लियर हो गया ना? आरू अपना सिर हिलाकर बोले, सारे डाउट क्लियर हो गए, लेकिन जो मैंने कहा याद रखिएगा। विक्रम खड़ा होकर आरू को देखते हुए बोला, कैन आई किस यू? आरू हैरानी से देखते हुए बोली, आपने कहा कि आप किसी भी तरीके की छिछोरीपंती नहीं करेंगे, और फिर से वही। विक्रम जल्दी से आरू के गाल पर किस करके बोला, ज़बरदस्ती वाली बात हुई थी, मैंने तो पूछ कर किया। अच्छा, जा रहा हूँ मैं। इतना कहकर विक्रम जल्दी से दरवाज़ा खोलता है तो सामने से आनंद जी आ रहे थे। विक्रम दरवाज़ा बंद कर देता है। आरू हैरानी से विक्रम की तरफ देखते हुए बोली, आप जा रहे थे ना, क्या हुआ? विक्रम रोने जैसा चेहरा बनाकर बोला, सामने से चंडाल आ रहा है, कहाँ जाऊँ मैं? आरू हैरान होकर बोली, क्या अप्पा आ रहे हैं? छुपो कहीं पर, अगर उन्होंने देख लिया तो बात का बतंगर हो जाएगा। विक्रम इधर उधर देखते हुए बोला, कहाँ छुपूं? ये कहते हुए विक्रम दरवाजे की होल से देखता है तो आनंद जी कमरे के पास पहुँच ही गए थे। आरू विक्रम के हाथ को पकड़कर उसे बालकनी के पास लाकर दिखाते हुए बोली, जल्दी से कूद जाएगी प्लीज़। विक्रम नीचे झांक कर देखने के बाद आरू से बोला, तुम शादी से पहले ही मुझे मारना चाहती हो क्या? अगर यहाँ से गिरा तो सीधा शमशान में जाकर आँख खुलेगी। आरू विक्रम के हाथ को पकड़कर उसे कमरे के अंदर लाती है और जल्दी से अलमीरा खोलकर उसे अंदर धकेल देती है। विक्रम के सिर पर थोड़ी तेज लगती है, लेकिन वो जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। तभी आरू के कमरे का दरवाज़ा खुलता है तो आरू जल्दी से आनंद जी की तरफ देखते हुए कहती है, अप्पा निन्नू उत्ता मादू, पापा आपने लंच कर लिया?
आनंद जी आरू की बात पर बोले, नीनेगे उता तंडू कोटे इके नीनू इस्ता नोंडू कोंडे। तुम्हारे लिए लंच लेकर आया था, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अंदर बैठा विक्रम उन दोनों की बातों को सुनते हुए खुद से बोला, यार फिर इन दोनों का चालू हो गया, हिंदी में बात क्यों नहीं कर सकते ये लोग। वही आरू आनंद जी के हाथ से खाने का प्लेट लेकर बोली, सिंटी साबेदी अप्पा नानू तीनू तीनू तेना, डोंट वरी अप्पा, मैं खा लूंगी। आनंद जी आरू की बात पर अपना सिर हिलाकर वहां से चले जाते। आनंद जी के जाते ही आरू जल्दी से दरवाज़ा अंदर से बंद करती है और अलमीरा का दरवाज़ा खोल कर देखती है तो विक्रम बुरी तरीके से मुंह बनाकर आरू को घूर रहा था। आरू जल्दी से विक्रम के हाथ को पकड़कर उसे अलमीरा से बाहर निकालते हुए बोली, मुझे घूरने से कुछ नहीं होगा, जल्दी से जाइए। अगर अप्पा या फिर अम्मा कोई भी आ गया ना तो हो गया बड़ा बेड़ा पार। विक्रम आरू की बात पर उसके गाल पर जोर से बाइट कर लेता है और कमरे से बाहर चला जाता है। आरू मुंह बनाकर अपने गाल को सहलाते हुए बोली, इनकी हरकतें कभी ठीक नहीं होगी। इतना कहकर आरू कपड़े चेंज करती है और लंच के लिए बैठ जाती है। इधर शाम का वक्त था। विक्रम खुशी से गाते हुए गार्डन में घूम रहा था। पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया की चमन में। पीछे से बिप्लो अपने हाथों में आइसक्रीम लाकर खाते हुए बोला, कौन सी लॉटरी लग गई जो तूने इतने खुश लग रहे हो? विक्रम बिप्लो के हाथ से आइसक्रीम लेकर खाते हुए बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है मेरी क्यूटी चश्मिश ने मुझे गले लगाया। ये कहते हुए विक्रम बहुत खुश हो रहा था। विक्रम को इतना खुश देखकर बिप्लो मुंह बनाते हुए बोला, मुझे तो नहीं लगाया ना, तो मैं क्यों खुश होने लगा? आपकी बेबी है, आप खुश हो, लेकिन एक सेकेंड वो तो आपको देखकर बेहोश हो गई थी, तो अचानक आपको गले लगा लिया। दाल में जरूर कुछ काला है। विक्रम बिप्लो के सामने जाकर बोली, कोई दाल काली नहीं है, तुम्हारी जुबान काली है, इसलिए मुझे और मेरी क्यूटी चश्मिश से दूर रहना। बिप्लो घूरकर विक्रम की तरफ देखता है कि उसकी नज़र प्रकृति पर जाती है, जो कि अपने हाथों में लड्डू लेकर कहीं जा रही थी। बिप्लो विक्रम को इग्नोर करके प्रकृति के पास जाते हुए चौड़ी तेज आवाज में बोला, भा नहीं प्रकृति दीदी। प्रकृति पलट कर बिप्लो को देखते हुए बोली, हो क्या हो गया? बिप्लो प्रकृति के हाथ में परे थाली में रखे मोतीचूर के लड्डू को देखते हुए बोला, आप इस वक्त इसे लेकर कहाँ जा रही हो? प्रकृति बिप्लो की बात पर मुस्कुरा कर बोली, बहुत सारी लड्डू है जो कि आरू के सामान में उसके ससुराल जाएगी। बिप्लो अपनी आंखें बड़ी करके बोला, आप लोग दहेज दे रहे हो? मैं पुलिस कंप्लेन करूँगा। प्रकृति बिप्लो को घूरते हुए बोली, इसे दहेज नहीं कहते, लड़की वालों की तरफ से लड़के वाले को कुछ मिठाई दी जाती है। बिप्लो कुछ देर चुप रहकर प्रकृति से बोला, तो क्या जब आप आओगे हमारे घर तब आपके घर वाले भी ऐसे ही ढेर सारी मिठाई देंगे? दहेज में मेरा मतलब मुंह मीठा करने के लिए। प्रकृति बिप्लो की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोली, मैं आपके घर क्यों आने लगी? बिप्लो थोड़ी शरारती आवाज में बोला, मैंने देखा है आपको और विकी भाई के बीच में क्या चल रहा है। पीछे से विकल्प बिप्लो के सिर पर मारते हुए बोला, गद्दा, क्या बकवास कर रहा है यहाँ पर आकर? बिप्लो अपने सर को सहलाते हुए मुंह बनाकर बोला, मैं तो बस बात कर रहा था। आप मर क्यों रहे हो? दिमाग का एंटीना हिल गया तो
विकल्प विप्लव को घूरते हुए बोला, अगर दोबारा तुम्हारे मुंह से कोई भी बकवास निकली ना, एंटीना क्या तुम्हारे जबड़े को हिला दूंगी मैं। विक्रम उन लोगों के पास आकर विकल्प से बोला, क्या हुआ विक्की, तुम क्यों डांट रहे हो बापी को। विकल्प विप्लव की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये बापी का बच्चा कुछ भी बकवास करता रहता है, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। विक्रम विप्लव की तरफ देखते हुए बोला, और छोटे शैतान क्या कहा तुमने। विप्लव विकल्प की तरफ देखता है जो कि उसे मारने के लिए तैयार था, इसलिए वो चुप ही रहता है। तो प्रकृति विक्रम से कहती है, कुछ भी तो नहीं, वो बस मेरे साथ मस्ती कर रहा था और विक्की को बुरा लग गया। विक्रम विकल्प को देखते हुए बोला, और तुम विक्की मेरे साले पर क्यों चिल्ला रहे हो। विकल्प एक नज़र प्रकृति को घूरने के बाद विक्रम से बोला, मैं बस बापी को बुलाने आया था, मुझे आपकी साली से कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर विकल्प विप्लव के हाथ को पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाता है। विकल्प के जाने के बाद प्रकृति विक्रम से जल्दी से बोली, मुझे जाना है, बहुत काम है। इतना कहकर प्रकृति हुई जल्दी से वहाँ से दूसरी तरफ चली जाती है। विक्रम अलग अलग डायरेक्शन में देखने के बाद आइसक्रीम का एक बड़ा सा वाइट लेकर खुद से बोला, मैं ऐसा लग रहा है जैसे इन दोनों के बीच में जरूर कुछ न कुछ तो था, लेकिन क्या, पता लगाना पड़ेगा। इतना सोचते हुए विक्रम फिर से गुनगुनाते हुए अपने कमरे की तरफ चला आता है। इधर दूसरी तरफ वैशाली अकेली छत पर खड़ी बाहर चांदनी जाग चुकी थी, उसे गिन रही थी। पीछे से कोई उसके कंधे पे हाथ रखता है तो वैशाली तुरंत उस हाथ के कोहनी को पकड़कर मोड़ देती है, जिसने उसके कंधों पर हाथ रखा था वो चिल्ला उठता है। वैशाली उस आदमी को देखकर तुरंत उसे छोड़ते हुए बोली, ये क्या बेहुदा हरकत थी। इंद्र वैशाली की बात पर बोला, मैंने देखा एक लड़की जो मेरी बेटी जैसी है अकेले छत पर खड़ी तारे गिन रही थी, तो सोचा उसके साथ तारे गिनने में मदद कर दो। वैशाली इंद्र की बात पर बोली, माँ कर्मफल हेतु भूर्वा ते शांगो अतस्व कर्मिण। इस श्लोक का मतलब समझते हो आप। इंद्र कंफ्यूज भरी नजरों से वैशाली को देखते हुए बोला, मैं तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझा बेटा। वैशाली इंद्र को देखते हुए बोले, इस श्लोक का मतलब है कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो, वरना वो फल आपके कभी नहीं मिलेगा। इंद्र वैशाली की बात पर बोला, लगता है तुम्हें काफ़ी नाराज़गी है लोगों से, इसलिए खोई खोई सी है और टूटी हुई सी बात करती हो। वैशाली इंद्र को देखते हुए बोली, गलत। एक और श्लोक सुनाती हूँ। स्मृति भ्रांसा द बुद्धिनाशे नाशात प्रण यसति। इसका मतलब है गुस्से से मनुष्य की मति मारी जाती है और जब मनुष्य अपनी स्मृति खो देता है तब वो पागल हो जाता है। इंद्र वैशाली की बात पर बोला, काफ़ी गीता पढ़ती हो तुम। वैशाली इंद्र की बात पर बोली, जी नहीं, पढ़ने से कुछ नहीं होता, अमल करना पड़ता है। और गीता में एक बात और लिखी है, अनन्योपर्जितम वितम 10 वर्षानि तिष्ठति प्राप्ते चैकादस्य वर्षे समूलं तद विनश्यति। अनन्या से आप धन को 10 साल तक रख सकते हैं, लेकिन 11वें वर्ष के बाद यह विनाश का कारण बन जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।